नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी प्लस सी पीटी 2025 का एग्जाम एकदम पास आ गया है। इसके लिए जो है घटना चक्र की यह बुक हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें वन लाइनर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है और लास्ट टाइम में आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है सामान्य जागरूकता का सेक्शन है, आप लोग जानते हैं इसके विषय में। तो इसे हम लोग कवर करने जा रहे हैं। भारत के पड़ोसी देश से शुरुआत करेंगे और सारा का सारा टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, इतना तो कर सकते हैं। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो प्लीज़ आप इतना तो हमारे लिए कर सकते हैं। एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ज़रूर से ज़रूर एक बात बोल रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग से निवेदन कर रहे हैं कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, देखिए हर वीडियो में हम बोलते नहीं हैं, लेकिन इस बार बोले हैं तो प्लीज़ आप लोग इतना मेरे लिए कर दीजिएगा। देखते हैं, गुटनिरपेक्षता, विश्व शांति, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, निःशस्त्रीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा साम्राज्यवाद, उपनिषद और रंगभेद के विभिन्न अन्यायपूर्ण रूपों के विरुद्ध संघर्ष भारत की विदेश नीति के मूल के सिद्धांत हैं। पूछा जाता है भारत की विदेशी जो है नीति का क्या सिद्धांत है, तो यही होगा आपका। इस सिद्धांतों को भारत के प्रबुद्ध राष्ट्रीय हितों के अतिरिक्त मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और प्राथमिकता के कारण अपनाया गया है। देखिए यहाँ पर जो है उसका ओवरव्यू दिया जा रहा है, आगे से जो है वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में शुरू होगा। भारत का दक्षिण एशिया क्षेत्र में सबसे बड़ा देश है और इसकी सीमाएं जो है सभी देशों से, कौन-कौन देशों से लगती हैं पूछा जाता है सीधे तौर पर। अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान से मिलती है। साथ ही साथ चीन एवं म्यांमार से भी लगी हुई हैं। आगे देखते हैं, अपनी शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति के कारण भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ निरंतर शांतिपूर्ण, मधुर एवं मैत्रीपूर्ण संबंध का इच्छुक रहा है। यानी जो है शांति के साथ भारत जो है शांतिप्रिय देश है। पड़ोसी होने के नाते ऐतिहासिक तथ्यों, गलत व्याख्याओं और बाह्य हस्तक्षेप और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हुई घटनाओं के कारण समस्याएं भी रही हैं। इसलिए भारत के सभी पड़ोसियों के साथ संबंध एक जैसे नहीं रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अलग-अलग देशों के साथ अलग-अलग संबंध भारत के रहे हैं, जहाँ तक पड़ोसी देशों की बात किया जाए। इन संबंधों में उतार-चढ़ाव, अंतर, समायोजन और परिवर्तन होते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। यह जो है इसका ओवरव्यू हो जाता है यहाँ तक। अब आते हैं एक-एक देशों से संबंध के बारे में देखते हैं। पहला आता है भारत और नेपाल के बीच क्या संबंध है। विश्व में अन्य किन्हीं 2 देशों के बीच इतने विस्तृत और घनिष्ठ संबंध नहीं हैं जितने कि भारत और नेपाल के बीच हैं। इन दोनों 2 दक्षिण एशियाई देशों की लगभग जो है 1751 किलोमीटर सीमा पूर्णतः खुली है। भौगोलिक रूप से स्पष्ट करती है जो है आसान पहुँच वाली सीमा है। तो इन दोनों के बीच सीमाएँ कितनी हैं? 1751 किलोमीटर। निकटतम पड़ोसी होने के नाते भारत और नेपाल के बीच अद्भुत मैत्री एवं सहयोग संबंध स्थापित है, जिसकी पहचान मुक्त सीमाएं, गहन वैश्वीकरण संपर्क, भाईचारा, संस्कृत आदि होती है। खुली सीमाओं के आर पार लोगों को मुक्त रूप से भ्रमण करने की एक लंबी परंपरा रही है। देखिए भारत और नेपाल के बीच कोई भी जो है डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं, आप लोग जा सकते हैं, मतलब जो है वीजा नहीं लगता है। नेपाल का क्षेत्रफल लगभग जो है 14,07,181 वर्ग किलोमीटर है। इसकी लगभग 1751 किलोमीटर सीमा भारत के 5 प्रांतों, कौन-कौन प्रांत हैं देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड से मिलती है तथा उत्तरी सीमा जनवादी गणराज्य चीन के स्थासस्थी क्षेत्र से तिब्बत से मिलती है। आगे देखते हैं, 1950 की भारत-नेपाल शांति एवं मैत्री संधि वर्तमान में भारत-नेपाल के बीच विद्यमान विशेष संबंधों का आधारशिला है। संधि के प्रावधानों के अंतर्गत नेपाली नागरिक भारत में भारतीय नागरिकों के बराबर ही हैं। यहाँ की सुविधाओं और अवसरों का अद्वितीय लाभ उठा सकते हैं। यानी भारत और नेपाल के बीच जो है दोनों के संबंध जो है एक जैसे कहलाएंगे। अगर कोई नेपाली भारत में आएगा तो भारत के जैसे इसको ट्रीट किया जाएगा। नेपाल की स्थल अवरुद्ध देश होने के कारण जो हानि हो रही थी इस संधि से उसे उसे बाहर निकाल लिया गया है। भारत सरकार ने नेपाली प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला और माओवादी नेता प्रचंड मध्य हुए नवंबर 2006 के ऐतिहासिक व्यापक शांति समझौते में प्रावनीति की गई कि कई योजनाओं का स्वागत करती है, जिससे नेपाल में राजनैतिक स्थिरता के शांतिपूर्ण समझौते और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सम्मिलित करते हुए
समाधान का प्रावधान है। आगे देखते हैं, भारत ने लगातार नेपाल सरकार और वहां के लोगों की आवश्यकता की अनिवार्यता के भाव के प्रति ध्यान दिया है और शांति प्रक्रिया की सफलता सुनिश्चित करने के लिए बहुदलीय लोकतंत्र को चुनी हुई संविधान सभा द्वारा निर्मित नए संविधान के माध्यम से संस्थागत स्वरूप प्रदान का पक्षधर है। नेपाल का नया संविधान 20 सितंबर 2015 को लागू हुआ। यह जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2009 में हस्ताक्षरित संशोधित व्यापार संधि को पुनः संवेग प्राप्त हुआ, जिसमें नेपाल द्वारा भारतीय बाजारों में अपनी व्यापक पहुंच बनाने की अनुमति प्रावधान है। अक्टूबर 2023 के अनुसार नेपाल के पास लगभग 83 गीगावाट में इसी संधि का नवीनीकरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत ने नेपाल सेना के उपकरणों एवं प्रशिक्षण के प्रावधानों के माध्यम से आधुनिक बनाने के लिए सहायता प्रदान करने की अग्रणी भूमिका निभाई है। यानी जो है भारत जो है नेपाल में जो भी ट्रेनिंग होता है उसमें जो है सहयोग करता है। भारत के सेना प्रमुख को नेपाल में मानद जनरल की रैंक प्रदान की गई है और प्रत्युत्तर में भारत ने नेपाल की सेना प्रमुख को उसी सम्मान से अलंकृत किया। यानी दोनों जो है एक दूसरे की जो है सेनाओं का सम्मान करते। भारत और नेपाल के बीच जल संसाधन क्षेत्र में सहयोग की व्यापक संभावनाएं विद्यमान है। नेपाल में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी पन विद्युत ऊर्जा का क्षमता विद्यमान है। दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा परस्पर देशों में यात्राएं होती रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई 2022 को नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर लुम्बिनी नेपाल की आधिकारिक यात्रा की। आते हैं अगले पेज पर। नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 31 मई 2023 से 3 जून 2023 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। दिसंबर 2022 में पदभार ग्रहण करने के उपरांत नेपाल के प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। 9 से 10 जून 2024 के मध्य नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री पुष्प दहल कमल दहल प्रचंड भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। इस दौरान इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भी भाग लिया। 4 और 5 जनवरी 2024 के मध्य नेपाल के काठमांडू में मंत्री स्तरीय संयुक्त आयोग में बैठक संपन्न हुई, जिसमें भारत की प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। फरवरी 2023 में नेपाल के रक्षा मंत्री हरिप्रसाद उप्रेती एयरो इंडिया शो में प्रतिभाग करने हेतु भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। ये सब यात्राएं हैं, यहीं से प्रश्न ज्यादातर बनेगा। भारत तथा नेपाल के रिश्तों को मजबूती प्रदान करने में गोरखा रेजिमेंट का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में नेपाल के लगभग 32,000 गोरखा सैनिक भारतीय सेना में कार्यरत हैं। कितने सैनिक हैं? नेपाल के 32,000 गोरखा रेजिमेंट एक बना दिया गया नेपालियों के लिए। भारतीय कंपनियां नेपाल में सबसे बड़ी निवेशकों में से एक हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत नेपाल में कुल व्यापार 64.1% हिस्सा रहा। इस दौरान भारत से नेपाल को 8.015 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात तथा नेपाल से भारत को 839.62 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, 31 दिसंबर से 13 जनवरी 2025 के मध्य भारत और नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का जो है 18वां नेपाल के सलझंडी में संपन्न हुआ। इसमें भारतीय सेना की टुकड़ी के नेतृत्व 11वीं गोरखा राइफल की एक बटालियन द्वारा किया गया, जबकि नेपाल सेना के नेतृत्व श्री जंग बटालियन द्वारा किया गया। यह था भारत और नेपाल के बीच संबंध। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाएगा क्योंकि सिलेबस में आपके दिया गया है भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। अब आते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में देखते हैं। भारत ने बांग्लादेश को एक अलग एवं स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की थी और इस राष्ट्र की स्वाधीनता के तत्काल बाद ही इसके साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना दिसंबर 1971 में की थी।
भारत की बांग्लादेश के साथ सभ्यतागत, सांस्कृतिकगत, सामाजिक एवं आर्थिक कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। भारत एवं बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर लंबी। यह भारत की इतनी लंबी सीमा किसी अन्य पड़ोसी देशों के साथ नहीं है। नहीं कहा गया कि भारत की सीमा जो है सबसे ज्यादा लगती है किससे? बांग्लादेश के साथ 4096.7। बांग्लादेश की सीमाएं भारतीय राज्यों में किस किस को टच करती हैं इसे भी देख लेते हैं, जैसे त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल से। आगे देखते हैं। तीस्ता नदी जल विवाद भारत एवं बांग्लादेश के मध्य है। दोनों पक्षों से उच्च स्तरीय आदान प्रदान, यात्राएं, बैठकें तथा जन जन के बीच व्यापक अंतक्रियाकलाप आदि नियमित रूप से जो है चलते रहते। सितंबर 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बांग्लादेश यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कौन कौन निर्णय लिए गए इसे देखते हैं। जिसमें वर्ष 1974 में हुए भारत बांग्लादेश भूमि सीमा करार की पुष्टि की गई और वर्ष 2011 के इसके प्रोटोकॉल के लिखितों का आदान प्रदान किया गया। विगत 4 दशकों की अवधि में भारत द्वारा रखी गई नींव पर दोनों देश लगातार अपने राजनैतिक, आर्थिक, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों का निर्माण करते आ रहे हैं। दोनों देशों ने पारस्परिक क्षेत्रीय सुरक्षा का विस्तार देने के लिए द्विपक्षीय सहयोग की संस्थागत संरचना को पूरा कर लिया है। दोनों देश 54 नदियों को साझा करते हैं, जिसमें से गंगा नदी जल को साझा करने के लिए पहले से ही संधि 1966 में हस्तांतरित अस्तित्व में है और दोनों पक्ष अन्य साझी नदियों के जल की भागीदारी के लिए समझौते को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने पर जो है कार्य कर रहे हैं। दोनों देशों के मध्य एक द्विपक्षीय भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग जून 1972 में कार्यरत है। दोनों देश सुंदरबन के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में भी सहयोग कर रहे हैं, जो जैविक विविधता की साझी विरासत है। बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिम में सुंदरबन के निकट यानी कि बागेरहाट जिले में रामपाल नामक स्थान पर भारत के सहयोग से जो है 660 मेगावाट के 2 मैत्री सुपर ताप विद्युत परियोजना का जो है स्थापना की जा रही है। जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिए। भारत और बांग्लादेश सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन और बिम्स्टेक हो गया, जो है बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बांग्लादेश की खाड़ी पहल, तथा IORA यानी हिंद महासागर रिम एसोसिएशन आदि जैसे बहुपक्षीय संगठनों के माध्यम से भी क्षेत्रीय सहयोग में संलिप्त रहते हैं। आगे देखते हैं। द्विपक्षीय संस्कृत आदान प्रदान के संवर्धन हेतु भारतीय संस्कृत संबंध परिषद के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन ढाका में किया गया। कब? 11 मार्च 2010 में किया गया। 6 जून 2015 को हुए भूमि सीमा समझौते के तहत भारतीय क्षेत्र का 111 बस्तियों को बांग्लादेश को तथा बांग्लादेश की 51 बस्तियों को भारत में सौंप दिया गया। यानी भूमि जो है जो सीधी करने के लिए की गई थी। कब? 2015 में। उस समय का यह जो है करंट अफेयर बहुत ही प्रचलित था। अब यह जो है स्टैटिक जीके का प्रश्न बन चुका है, इसमें पूछा जा सकता है। जुलाई 2020 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजनों को बांग्लादेश के लिए रवाना किया। 17 दिसंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से जिस रेल लिंक का उद्घाटन किया वह है चिल्हाडी, यानी कि चिल्हाडी बांग्लादेश और हल्दीबाड़ी पश्चिम बंगाल रेल लिंक, जो है कहां से? चिल्हाडी से जो है हल्दीबाड़ी तक जोड़े। 9 मार्च 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्चुअल रूप से फेनी, यानी कि फेनी ब्रिज, बहुत बार यह पूछा गया, फेनी ब्रिज जो कि मैत्री सेतु कहलाती है, का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। यह ब्रिज LCS स्वरूप त्रिपुरा के LCS रामगढ़ बांग्लादेश से जोड़ता है, यानी त्रिपुरा को बांग्लादेश से जोड़ता है
इस सेतु का निर्माण फेनी नदी पर किया गया है। अब देखते हैं भारत और भूटान का संबंध, देख लेते हैं कौन सा संबंध है भारत और भूटान के बीच। भारत का विशेष कार्यालय की थिम्पू में स्थापना वर्ष 1968 में किए जाने के साथ ही भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंधों की शुरुआत हुई। भूटान की सीमाएं भारतीय राज्यों में कहां-कहां से लगती हैं? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से मिलती। भारत भूटान द्विपक्षीय संबंधों का मूल ढांचा दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित हुई मैत्री और सहयोग संधि 1949 में थी, जिसे महामहिम नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की भारत यात्रा फरवरी 2007 के समय अद्यतन करते हुए संशोधित किया गया था। आगे देखते हैं इसके बारे में। अद्यतन की नई भारत भूटान मैत्री संधि न केवल हमारे समकालीन संबंधों की प्रकृति को दर्शाती है, बल्कि भूटान की 21वीं सदी के भावी विकास की आधारशिला भी रखती है। इस संधि में अन्यों के साथ सतत शांति और मैत्री मुक्त व्यापार और वाणिज्य तथा एक दूसरे के नागरिकों को समान न्याय प्रदान किए जाने का प्रावधान है। भारत ने भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 4500 करोड़ रुपए की सहायता पैकेज देने की जो है प्रतिबद्धता भी जताई है। भारत के द्वारा भूटान में जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में निवेश किया गया है। वर्ष 2006 में भारत एवं भूटान के मध्य जल विद्युत क्षेत्र में सहयोग हेतु द्विपक्षीय समझौता किया गया है। इस पर वर्ष 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और भूटान के मध्य द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में जल विद्युत ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। अभी तक भारत सरकार ने भूटान में कुल 2136 मेगावाट की 4 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया है, जिनमें चूखा जल विद्युत परियोजना, ध्यान दीजिएगा, चूखा जल विद्युत परियोजना 336 मेगावाट का है। कुरीचू जल विद्युत परियोजना है 60 मेगावाट का। आगे देखते हैं। ताला जल विद्युत परियोजना है 1020 मेगावाट का और मंगछेदु जल विद्युत परियोजना है 720 मेगावाट शामिल है। यह जो है भारत के सहयोग से बना है। अगस्त 2019 में 720 मेगावाट क्षमता की मंगछेदु जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई थी, जिसे दिसंबर 2022 में भारत ने भूटान को सौंप दी। इसके अतिरिक्त 1200 मेगावाट क्षमता की पुनासंगचू परियोजना, 1020 मेगावाट क्षमता की पुनातसंगु सेकंड परियोजना के संयुक्त उद्यम मोड के तहत क्रियान्वयन का विभिन्न चरणों में है। आगे देखते हैं। भूटानी छात्रों के लिए भारत एक महत्वपूर्ण शैक्षिक गंतव्य स्थल है। यह अनुमान है कि लगभग 4000 भूटानी छात्र भारतीय विश्वविद्यालयों में स्व वित्तपोष के आधार पर स्नातक पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं। वर्ष 2010 में शुरू हुई नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के तहत भूटान के छात्रों और विद्वानों के लिए प्रतिवर्ष 8 स्थान आवंटित किए जाते हैं। भूटान भारत के दक्षिण एशिया में प्रमुख व्यापारिक भागीदार देश है। वर्ष 2014 के पश्चात भूटान के साथ भारत का व्यापार विद्युत को छोड़कर वह 2014-15 के 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर से लगभग 3 गुना बढ़कर 2022-23 में 1606 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यह भूटान के कुल व्यापार का लगभग 73% है। बहुत ज्यादा व्यापार होता है। भूटान सरकार के वर्ष 2022 जनवरी से दिसंबर तक के आंकड़ों के अनुसार भूटान के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 11,178 करोड़ रुपए का था, जिसमें भूटान को भारत से निर्यात 8,509 करोड़ रुपए था। भूटान से भारत का आयात जो है 2,669 करोड़ रुपए था। भूटान को भारत के शीर्ष निर्यात पेट्रोल क्या जो है, भूटान को भारत से क्या निर्यात होता है देख लीजिएगा। पेट्रोल होता है, डीजल होता है, कारें होती हैं, चावल होता है, लकड़ी का कोयला, सेल फोन होता है, कोक, सेमी कोक होता है, सोयाबीन तेल होता है, मोटर आदि होते हैं। जबकि भूटान से भारत को आयात जो है क्या क्या होता है, फेरो होता है,
सिलिकॉन होता है, फेरोसिलिको मैंगनीज होता है, पोर्टलैंड होता है, पाजोलान सीमेंट होता है, डोलोमाइट चिप्स होते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट होते हैं, सिलिकॉन कार्बन होता है, इलायची भी खरीदता है, बीटेल सुपारी खरीदता है, संतरे भी जो है भूटान से आते हैं भारत में। भारत भूटान में निवेश का प्रमुख स्रोत है, जिसमें देश के कुल एफडीआई का 50% शामिल। भूटान में लगभग 30 भारतीय कंपनियां बैंकिंग, विनिर्माण, विद्युत उत्पादन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्चर और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं। वर्तमान में भूटान में भारत की 83 से अधिक बृहद एवं मध्यम परियोजनाएं क्रियान्वित हैं तथा 524 लघु विकास परियोजनाएं कार्यान्वयन का विभिन्न चरणों में है। 26 नवंबर 2022 को संयुक्त भारत भूटान सैटेलाइट का प्रक्षेपण पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-54 के माध्यम से किया गया। इसे INS-2B के नाम से भी जाना जाता है। इसका विकास दोनों देशों के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। अब यहाँ से देखते हैं भारत और मालदीव के बीच क्या संबंध है। वीडियो को जरूर लाइक करते रहिए, क्योंकि जो है इसी लेक्चर से, सिर्फ एक लेक्चर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। भारत और मालदीव के बीच संबंध देख लेते हैं। भारत और मालदीव परंपरा, भाषा, संस्कृति, धर्म और वाणिज्य संबंधों को साझा करते हैं, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और प्राचीन काल से जुड़ी हुई हैं। भारत उन पहले देशों में से था जिसने वर्ष 1965 में स्वाधीनता प्राप्ति के तत्काल बाद मालदीव को मान्यता प्रदान की थी और इस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की। भारत ने अपने मिशन की स्थापना माले में 1972 में की थी। कब? 1972 में। मालदीव ने अपने पूर्ण उच्चायोग को नई दिल्ली अक्टूबर 2004 में खोला था। उस समय संपूर्ण विश्व में इसके मात्र 4 राजनयिक मिशन थे। राजनैतिक संबंधों की स्थापना काल से ही मालदीव के लगभग सभी प्रधानमंत्रियों ने भारत की यात्रा की है। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल युगम ने अप्रैल 2016 में भारत की यात्रा की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मालदीव लगातार भारत का समर्थन बहुराष्ट्रीय मंचों से जैसे यूएनए, राष्ट्रमंडल, कूटनिरपेक्ष और सार्क आदि में करता रहा है। भारतीय सेना ने वर्ष 1988 में ऑपरेशन कैक्टस करके इलम समर्थकों को एक तख्तापलट की साजिश को नाकाम कर दिया। 26 दिसंबर 2004 में आई सुनामी के बाद भी मालदीव के एयरपोर्ट पर उतरने वाला पहला डोनियर प्लेन भारतीय कोस्ट गार्ड का ही था। अर्थात सुनामी के बाद भी मालदीव को जिस देश ने सबसे पहले राहत सामग्री और सहायता प्रदान की, वह भारत था। वर्ष 1981 में भारत मालदीव ने एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें आवश्यक वस्तुओं का निर्यात का प्रावधान है। दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापार 2023 में लगभग 54,800 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पार कर गया है। भारतीय स्टेट बैंक फरवरी 1974 से ही मालदीव सरकार के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 13 दिसंबर 2019 को भारत मालदीव के विदेश मंत्री क्रमशः डॉक्टर एस जयशंकर एवं अब्दुल्ला शाहिद ने नई दिल्ली में छठे भारत मालदीव संयुक्त आयोग की बैठक की अध्यक्षता की। 26-27 मार्च 2022 तक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव की यात्रा पर रहे। इस दौरान उन्होंने मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह तथा विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों पर बात की। 1 से 4 अगस्त 2022 के मध्य मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह भारत की राजकीय यात्रा पर आए। इस दौरान भारत सरकार ने मालदीव में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषण के लिए $100 मिलियन की नई लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की। 28-29 अगस्त 2022 के मध्य मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भारत की यात्रा पर आए तथा 1 से 3 अक्टूबर 2022 के मध्य
भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा मालदीव की यात्रा पर रहे। इस दौरान भारत के विदेश सचिव ने मालदीव के समकक्ष अहमद लतीफ के साथ द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा की। 18-19 जनवरी 2023 के मध्य भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव की यात्रा पर रहे। इस दौरान भारत एवं मालदीव के मध्य द्विपक्षीय विकास सहयोग सहित कई प्रमुख भारतीय समर्थित परियोजनाओं पर हस्ताक्षर। इस दौरान भारत विदेश मंत्री मालदीव स्थित हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पुनर्विकास परियोजना की शिलान्यास समारोह में भी शामिल हुए। मई 2023 के मध्य भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर रहे। इस दौरान उन्होंने मालदीव रक्षा बलों को एक फास्ट पेट्रोल वेसल जहाज तथा एक लैंडिंग क्राफ्ट असाल्ट जहाज सौंपा। अब आते हैं भारत पाकिस्तान संबंध को देख लेते हैं। यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न आने की संभावनाएं रहती हैं। भारत अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों में से केवल पाकिस्तान के साथ वांछित स्तर तक संबंध नहीं सुधार सका है। भारत का एक समाज एवं राज्य के रूप में हजारों वर्ष पुराना इतिहास है, जबकि पाकिस्तान का अस्तित्व 1947 से है। विभाजन के पश्चात दोनों देशों के बीच सैनिक परिसंपत्तियों का आदान प्रदान, सिंधु नदी पानी के बंटवारे, अविभाजित भारत की शेष नगदी बंटवारा इत्यादि मुद्दे पर तनाव का कारण बने रहते हैं। 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आयूब खान, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा वर्ल्ड बैंक के WAB इलिफ द्वारा किया गया था। ध्यातव्य है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के विभिन्न प्रयास अंततः कश्मीर विवाद के कारण असफल रहे। इस विवाद की पृष्ठभूमि को जानना हमारे लिए उपयुक्त होगा। महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर रियासत के शासक थे। ब्रिटिश भारत के विभाजन की शर्तों के अनुसार रियासतों के शासकों को भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने अथवा स्वतंत्र बने रहने का निर्णय लेने का अधिकार था। कश्मीर के महाराजा ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसी बीच पाकिस्तानी कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। इस हमलावर कबायलियों को पाकिस्तानी सेना का समर्थन प्राप्त था। इसी बीच 1 जनवरी 1948 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर पर हमला करने को रोकने के लिए एक शिकायत दर्ज की। 17 जनवरी 1948 को सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित कर अपनी विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने तक कानून व्यवस्था बनाए और किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में परिषद को सूचित करने के लिए दोनों देशों को निर्देश दिए। 13 अगस्त 1948 को सुरक्षा परिषद द्वारा एक नया प्रस्ताव पारित हुआ और युद्ध विराम लागू किया गया। भारत और पाकिस्तान ने प्रस्ताव स्वीकार किया, जिसके परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर में युद्ध समाप्त हो गया। अगस्त 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर विवाद को अंतर्राष्ट्रीय विषय बनाए रखने के उद्देश्य से अपनी सेनाओं और नागरिकों के वेश में युद्ध विराम रेखा की दूसरी ओर भेजा। इन घुसपैठियों को न केवल बड़े स्तर पर हिंसात्मक झगड़ों के लिए अपितु कश्मीर को अपने भूभाग मिलाने तथा कश्मीरियों को भड़काने के लिए भेजा गया था, ताकि वे विद्रोह कर स्वतंत्र कश्मीर के लिए युद्ध का वातावरण बना दें। परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की पराजय हुई। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने 20 सितंबर 1965 को एक प्रस्ताव पारित करके भारत और पाकिस्तान को युद्ध विराम लागू करने के लिए कहा। युद्ध के पश्चात तत्कालीन सोवियत संघ के ताशकंद नामक स्थान पर 4 से लेकर 10 जनवरी 1966 तक दोनों देशों के बीच शांति स्थापना के लिए वार्ता हुई, ताशकंद समझौता जिसे कहते हैं। यह शिखर वार्ता तत्कालीन सोवियत संघ के प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसिगिन के प्रयास से हुई।
जिसमें तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और तत्कालीन पाकिस्तान राष्ट्रपति आयूब खान ने भाग लिया। 1947 में पाकिस्तान के जन्म के पश्चात जिस महत्वपूर्ण आंतरिक विवाद ने इस देश को आ घेरा वह था पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है। इसका मामला जिसने मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत के प्रयत्न रूप में चुनौती दी। भारत के सहयोग से 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के स्थान पर बांग्लादेश नामक नया देश का जन्म हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच शिखर वार्ता करने के लिए जुलाई 1972 में शिमला में एक बैठक की आयोजित की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने में तत्कालीन विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल, जो कि 1996 से 97 तक रहे हैं, एक बार फिर पहल की और अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण नीति की घोषणा की। श्री गुजराल द्वारा की गई पहल को आगे बढ़ाने का श्रेय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है, जो फरवरी 1999 में बस द्वारा लाहौर गए, परंतु पाकिस्तान की आंतरिक परिस्थितियां एक बार फिर मधुर संबंधों की स्थापना में बाधक बनी। वर्ष 1999 में कारगिल में घटी घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय भूभाग पर पाकिस्तानी सैनिकों तथा इस्लामी उग्रवादियों का बने रहना किसी भी प्रकार से वहां के स्थानीय निवासियों की तात्कालिक कार्रवाई नहीं। वर्ष 1999 में कारगिल में पाकिस्तानी सेना के घुसपैठ के कारण संघर्ष हुआ तथा भारत ने अपने क्षेत्र को घुसपैठियों से मुक्त करा लिया। भारत ने पाकिस्तान को MFN यानी मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा 1996 में प्रदान कर दिया था, जिसे भारत ने फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद वापस ले लिया। यात्रा की सुविधा के लिए दोनों देशों के बीच विभिन्न रेल एवं बस सेवाएं संचालित। भारत और पाकिस्तान के बीच संचालित रेल सेवाओं में पहला है समझौता एक्सप्रेस। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से पूछा जाता है। पहला क्या है? समझौता एक्सप्रेस। यह ट्रेन भारत की राजधानी दिल्ली से शुरू होकर अटारी तक, फिर अटारी से पाकिस्तान के लाहौर तक जाती थी। दूसरा है साप्ताहिक गाड़ी थार एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस, दूसरा है थार एक्सप्रेस। इसका संचालन किया गया था। काबुल अफगानिस्तान से वापस लौटते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर 2015 को लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात की। आपसी संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम था। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले ने पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद का हाथ होने के कारण विदेश सचिव स्तर की वार्ता स्थगित कर दी गई। अब आते हैं भारत का और अफगानिस्तान का संबंध देख लेते हैं। भारत और अफगानिस्तान ने अपनी सभ्यता और ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित एक सशक्त संबंध स्थापना की है। एक ऐसा संबंध जिसमें अफगानिस्तान को पुनर्निर्माण में भारत की भूमिका से शक्ति प्राप्त की है। भारत की विकास भागीदारी का प्रमुख उद्देश्य स्वदेशी अफगान क्षमता और संस्थानों के निर्णय में सहायता प्रदान करना है तथा एक ऐसे विकास को सुनिश्चित करना है जो अफगानिस्तान के सभी क्षेत्रों तक पहुंच सके और सभी क्षेत्रों में विकास कर सके। भारत के कार्यक्रम में ढांचागत परियोजनाएं, मानवीय सहायता, लघु एवं समुदाय आधारित विकास परियोजनाएं तथा शिक्षा और क्षमता विकास आदि 4 व्यापक क्षेत्र शामिल हैं। जारंज से दक्षिण पश्चिम अफगानिस्तान में स्थित टेलाराम तक 218 किलोमीटर की सड़क परियोजना ईरानी सीमा और उसके आगे तक माले और सेवाओं के संचालन की सुविधा प्रदान करने के लिए है। भारत ने 220 किलोवाट की डीसी संप्रेषण लाइन पुल की खुमारी काबुल तक बिछाई है और 220, 110 और 20 किलोवाट के सब स्टेशन का निर्माण चिमताला में किया है। ये जो है भारत के निवेश हैं जो कि आपके यहाँ पर है। वर्ष 2011 में भारत अफगानिस्तान के बीच रणनीतिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए।
यूएनडीपी अफगान तथा भारत सरकार द्वारा समर्थित अफगान सार्वजनिक प्रशासन कार्यक्रम के लिए क्षमता निर्णय के अंतर्गत 20 से अधिक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने प्रशिक्षकों और परामर्शदाताओं के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की थी। भारतीय उद्योग महासंघ ने अफगान युवकों को बढ़ईगिरी, नलसाजी, झलाई, राजगिरी और सिलाई आदि में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु भारत अफगानिस्तान व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया। भारत अफगानिस्तान के निकट संबंधों की पहचान त्वरित द्विपक्षीय उच्च स्तरीय यात्राओं और आतंकवाद का सामना करने तथा एक संयुक्त लोकतांत्रिक अफगानिस्तान के निर्माण के प्रति सशक्त वचनबद्धता से है। 25 दिसंबर 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री अफगानिस्तान की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित अफगानी संसद भवन का शुभारंभ किया। ईरान के चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान को जोड़ने के लिए तथा और आगे तक के लिए सड़क निर्माण विकसित करने पर कार्य प्रगति पर है। 4 जून 2016 को प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ संयुक्त रूप से हेरात प्रांत चिश्त शरीफ में हरीरूद नदी पर निर्मित अफगान भारत मैत्री बांध, इसका पहले नाम जो है सलमा बांध था, का जो है उद्घाटन। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड से सम्मानित। वर्ष 2019-20 के दौरान दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर गया तथा 2020-21 में दोनों देशों के मध्य व्यापार लगभग 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण के लगभग 10 महीने बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास फिर से खोला। भारत ने अपने 2023-24 के बजट के जरिए 200 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रावधान किया है, जो कि अफगानिस्तान के लिए। अब आते हैं भारत चीन संबंध को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट ये भी है आपके। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना चीन की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी और भारत प्रथम गैर कम्युनिस्ट देश था जिसे मान्यता दी थी। ठीक है ना, भारत जो है गैर कम्युनिस्ट प्रथम देश था जिन्होंने जो चीन को मान्यता दी। भारत और चीन के बीच उच्चतम स्तर पर द्विपक्षीय संबंधों के विकास पर हस्ताक्षर किए गए। यह एक प्रथम विस्तृत दस्तावेज था। भारत और चीन ने सिक्किम और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के बीच सीमा पार गमन को जोड़ते हुए सीमा व्यापार प्रोटोकॉल को अंतिम रूप दिया। हाल ही में डोकलाम विवाद के कारण भारत तथा चीन के बीच तनाव बढ़ गया था, जिसे आपसी बातचीत से सुलझाने का प्रयास किया गया। वर्ष 2020 में भारत और चीन के मध्य लद्दाख क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। इस क्षेत्र में दोनों देशों के सैनिकों के मध्य हुए संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। यह संघर्ष मुख्यतः गलवान घाटी पेंगोंग त्सोम झील के क्षेत्र में हुआ। इसके पश्चात भारत सरकार ने 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध सहित कठोर कदम उठाए थे। भारत और चीन ने आधिकारिक रूप से व्यापार की शुरुआत वर्ष 1978 में की थी। वर्ष 1984 में दोनों पक्षों ने सर्वाधिक चहेते राष्ट्र को समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के महाभारत में चीन संदर्भ में आया। मौर्य राजवंश ईसा पूर्व 350 को चाणक्य ने चीनी रेशम को चिनांशुक यानी चीनी रेशम परिधान के रूप में उल्लेखित किया था और अपने अर्थशास्त्र में से चीनपट्ट का उल्लेख किया था। इस प्रकार सुप्रसिद्ध इतिहासकार झेंग क्वांग और सीमा क्वांग अभिलेख में शेंदू का संदर्भ आया है, जिसे शायद संस्कृत में सिंधु के रूप में उत्कृष्ट किया गया। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में कन्फ्यूशियन और शाक्यमुनि की उत्पत्ति के दोनों सभ्यताओं के बीच आदान प्रदान एक नए युग का सूत्रपात कर।
ईसा पूर्व 256 में अपने धर्मांतरण के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार किया था, जिसने दोनों सभ्यताओं को और सन्निकटता प्रदान की थी। सम्राट अशोक के द्विभाषिया यानी खरोष्टी और ग्रीक राजाज्ञा में बौद्ध धर्म के चीन और मध्य एशिया दिशा में विस्तार की ओर संकेत किया गया था। यह दृष्टिकोण ईस्वी के प्रथम शताब्दी के सम्राट कनिष्क के काल तक लगातार विद्यमान था। उसके साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुर, अब पाकिस्तान का पेशावर जो है, बौद्ध धर्म के तीर्थयात्रियों और विद्वानों को ऐतिहासिक रेशम मार्ग यात्रा करने के लिए क्षमता बनाती है। आगे देखते हैं, भारत और चीन के मध्य WMCC ने अब तक 32 बैठकें आयोजित की है तथा इसकी नवीनतम बैठक 5 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत और चीन के मध्य वरिष्ठ कमांडरों की बैठक तंत्र 21 दौर आयोजित हो चुके हैं, जिसमें नवीनतम बैठक 19 फरवरी 2024 को हुई। चीन और भारत के मध्य जल संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग पर नियमित आदान प्रदान कायम है। बाढ़ के मौसम के हाइड्रोलॉजिकल डेटा, आपातकालीन प्रबंधन और सीमा पार नदियों के संबंध में अन्य मुद्दों पर वार्ता और सहयोग पर चर्चा करने के लिए एक विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र 2006 में स्थापित किया गया। भारत और चीन के मध्य विशेष स्तरीय तंत्र अब तक 14 बैठकें आयोजित हो चुकी हैं तथा इसकी अंतिम बैठक 20-21 जून 2024 को हुई। भारत और श्रीलंका से संबंध देख लेते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच संबंध। भारत श्रीलंका निकटतम पड़ोसी है। दोनों देशों के बीच 2500 वर्षों से अधिक पुराने और दोनों पक्षों की विरासतें बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई संबंधों की आधारशिला पर निर्मित है। श्रीलंका का प्राचीन नाम सिंघल द्वीप है। सिंघल द्वीप UPSSC में पूछा भी गया है यह प्रश्न। लगभग 3 दशकों तक श्रीलंकाई सेनाओं और लिट्टे के बीच लंबे काल तक चले सशस्त्र संघर्षों का अंत मई 2009 में हुआ। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे विकास ऋण का श्रीलंका एक प्रमुख प्राप्तकर्ता है। वर्ष 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका की राजकीय यात्रा संपन्न की थी। सुनामी में क्षतिग्रस्त हुए कोलंबो मतारा रेल लिंक, जो पहले ही संपूर्ण संचालन में आ चुका है, उसके उच्चीकरण और मरम्मत के लिए 167 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक क्रेडिट लाइन प्रदान की गई। भारत पलाली विमानपत्तन की नवीनीकरण, कांके संथुराई बंदरगाह, जाफना में सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण, दोनों देशों के बीच द्वितीय ग्रिड की अंतर्बद्धता, डिकोय में 150 बिस्तरों वाले एक चिकित्सा और शामपुर में राष्ट्रीय ताप ऊर्जा निगम जो कि NTPC तथा सिलोन विद्युत परिषद CBE के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में कोयले ऊर्जा से चलने वाले संयंत्र की स्थापना आदि प्रगति पर है। श्रीलंका सार्क देशों में भारत का विशालतम व्यापारिक भागीदार देश है। भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के मार्च 2000 में प्रभावी हो जाने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार विशेष रूप से तीव्रता से बढ़ा है। 20-21 जुलाई 2023 के मध्य श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रणनील विक्रमसिंघे भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। इस यात्रा के दौरान कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, समृद्धि को उत्प्रेरित करना, भारत श्रीलंका आर्थिक साझेदारी विजन नामक शीर्षक के तहत एक विजन दस्तावेज अपनाया गया। इसके तहत दोनों पक्षों ने नवीनीकरण ऊर्जा, त्रिकोमाली का विकास, डेयरी सहयोग, UPI भुगतान के माध्यम से डिजिटल लेन देन तथा सैमपुर में सौर ऊर्जा परियोजना के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किया। कहां पर? सैमपुर में। 9-10 जून 2024 के मध्य श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति
रानिल विक्रमसिंघे ने प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए भारत का दौरा किया था। भारत परंपरागत रूप से श्रीलंका के प्रमुख व्यापारिक भागीदार देशों में से एक है। वाणिज्य विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और श्रीलंका के मध्य वस्तुओं का व्यापार 5.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें भारत का निर्यात 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा श्रीलंका का निर्यात 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत श्रीलंका में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है। वर्ष 2023 तक आंकड़ों के अनुसार भारत का श्रीलंका में लगभग 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संचित। भारत के सभी पड़ोसी देश समाप्त हो चुके हैं लगभग। लास्ट है आपका भारत और म्यांमार के बीच क्या संबंध है, इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। भारत और म्यांमार के बीच संबंध। भारत म्यांमार की जड़ें ऐतिहासिक परंपराओं, रूढ़ियों, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंधों में। भगवान बुद्ध की धरती के रूप में भारत म्यांमार के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल देश है। भारत और म्यांमार 1643 किलोमीटर लंबी सीमा और बंगाल की खाड़ी में एक प्रमुख समुद्री सीमा को साझा करते हैं। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भारतीय मूल की एक विशाल जनसंख्या। भारतीय विदेशी मंत्रालय के अनुसार लगभग 1.5 से लगभग 2 मिलियन भारतीय म्यांमार में निवास करते हैं, म्यांमार में रह रही है। भारत और म्यांमार के बीच मैत्री संधि हस्ताक्षर 1951 में हुए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी वर्ष 1987 में म्यांमार यात्रा ने भारत और म्यांमार के बीच एक सशक्त संबंधों की आधारशिला रखी थी। मई 2008 में आए प्रलयकारी नरगिस चक्रवात से प्रभावित म्यांमार को राहत सामग्री और आवश्यक सहायता प्रदान करने वालों में भारत प्रमुख देश रहा है। संबद्धता के महत्व को स्वीकार करते हुए भारत म्यांमार के साथ समन्वय में संबद्धता की अनेक परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसमें काला दान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक परिवहन परियोजना, टामू कलेवा गुलमर्ग मार्ग 71 सेतुओं का निर्माण अथवा उच्चीकरण त्रिपक्षीय राजमार्ग कलेवा यारगी प्रखंड के निर्माण, उच्चीकरण के वचनबद्धता जो भारत म्यांमार और थाईलैंड के बीच 1927 में आवाज रहित अंतर्देशीय आवागमन मार्ग प्रशस्त करेगी, आदि सम्मिलित है। भारत बगान में आनंद मंदिर का जीर्णोद्धार और संरक्षण पर भी काम कर रहा है। म्यांमार में भारतीय समुदाय की उपस्थिति का पता 19वीं सदी के मध्य लगाया जा सकता है, जब 1892 में ब्रिटिश शासन निचले बर्मा में आया। म्यांमार के 2 शहर यांगून और मांडले में भारतीयों की उपस्थिति का वर्चस्व विभिन्न क्षेत्रों जैसे प्रशासनिक सेवा, शिक्षा, व्यापार, वाणिज्य आदि क्षेत्रों में ब्रिटिश शासनकाल में था। प्रवासी भारतीय परिवार म्यांमार में प्रमुख रूप से रंगून में रहते हैं और निर्यात आयात के व्यवसाय में संलग्न है अथवा भारत, सिंगापुर और थाईलैंड में आधारित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कर्मियों के रूप में कार्यरत हैं। म्यांमार आसियान का महत्वपूर्ण सदस्य है, जुलाई 1997 में बना था। म्यांमार एकमात्र आसियान देश है जिसकी सीमा भारत के साथ लगती है। म्यांमार भारत और आसियान के बीच सेतु बना हुआ है। म्यांमार बिम्स्टेक का सदस्य 1997 में बना था। म्यांमार बिम्स्टेक के प्रमुख व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करता भी है। अब यहाँ से सारे के सारे भारत के पड़ोसी देश समाप्त हो चुके हैं। अब आगे स्टैटिक जीके का पोर्शन आएगा, देश राजधानी मुद्राएं, ये सभी के सभी पोर्शन अगले 2 दिनों में कवर हो जाएगा। तो आप लोग इसको एक क्विक रिवीजन की तरह लीजिए और जल्द से जल्द रिवीजन करके समाप्त कर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।